नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आरएस मेंस 2025 के लिए सब्जेक्ट मैनेजमेंट। अब तक टोटल 4 लेक्चर्स इसमें हो चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम कवर करेंगे ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग। जैसा कि आपको पता है, पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 का पार्ट भी है मैनेजमेंट, जो कि 20 मार्क्स का आता है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो चैप्टर फर्स्ट में ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनने वाला कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन जो आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप इजीली उसको कर सकेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार पहले सबसे पहले चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। हमने क्या क्या कवर कर लिया है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैंने आपको करवा दिया था लेक्चर नंबर फर्स्ट। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो कवर कर लीजिए। पहले आप ये क्या है कि सिलेबस ही आरपीएससी ने इस तरह से डिजाइन किया है कि एक के बाद एक चलने में ही आपको चीजें समझ में आएगी। एक साथ आप लास्ट लेक्चर पे पहुंच जाओगे, लास्ट लेक्चर को सबसे पहले पढ़ोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो समझ में नहीं आ पाएगा। सबसे पहले आप पढ़िए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये लेक्चर नंबर 1 है। फिर हमने आपको पढ़ाया मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर नील बोर्डन ने 1950 में 4P कंसेप्ट दिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये है लेक्चर नंबर 2। आपने ये कंप्लीट नहीं किया तो ये करिए। फिर उसके बाद हमने आपको कवर कराया सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 3। लॉजिस्टिक्स मिक्स इज लेक्चर नंबर 4। और आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 5 में हम बढ़ेंगे ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग। इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स का, जो कि होगा लेक्चर नंबर 6। और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने पार्ट बी को टोटल 5 चैप्टर्स में बांटा है। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्लास 5th है, जिसमें हम ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे। क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या ई कॉमर्स के टाइप्स होते हैं, क्या चैलेंजेस हैं इसमें, क्या प्रॉब्लम्स जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस में आ रही है, और किस तरह से आप देखेंगे पिछले 10 सालों में ई कॉमर्स ने एक पूरा सिनेरियो ही बदल दिया है, डायमेंशंस ही बदल दिए हैं इंडस्ट्रीज के, ठीक है, बिजनेसेस के। वो सारी चीज़ें शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। इससे पहले कि अगर आपने 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन आपको सबसे पहले ये रहेगा कि आप ये सारे सीक्वेंस में कवर करें। पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखें, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, फिर मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मिक्स, और फिर आप आज के लेक्चर पे मेरे ये ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग पे वापस आ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स से। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे ई कॉमर्स होता क्या है। ये ई जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऐसा व्यवसाय, ऐसा लेन देन। सीधी सीधी बात अगर मैं वर्ड यूज करूं तो वो कॉमर्स को लेन देन कहते हैं। ठीक है, कि आपको आप पैसे दे रहे हो और सामान ले रहे हो। तो ऐसा कोई भी लेन देन, ऐसा कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है, जो ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है ओवर द इंटरनेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स ही खरीदते हो आप, फिर आपने टीवी ही ऑनलाइन ऑर्डर किया, फिर आपने स्पीकर्स ऑनलाइन ऑर्डर किए, या आपने बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर की। नहीं, प्रोडक्ट्स ही नहीं, सर्विसेज भी ऑनलाइन ऑर्डर होती है। कैसे होती है? कोई सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हो तो वो सर्विस हुई। ठीक है, कोई भी आपको काम करना है, फॉर एग्जांपल आप अभी मेरा कोर्स देख रहे हैं, पेड कोर्स है मान लीजिए, तो आप इस ये सर्विस ही तो हुई, ये प्रोडक्ट थोड़ी हुआ, ये गुड्स थोड़ी हुआ। ठीक है, तो बेचना या खरीदना, ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन है, यहाँ पर कंपनी बैठी हुई है, यहाँ पर कंज्यूमर बैठा हुआ है। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मान लीजिए, ठीक है, और ये है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर यहाँ से मनी दे रहा है और ये यहाँ से प्रोडक्ट दे रहा है। तो सिर्फ ये ही ई कॉमर्स नहीं कर रहा। ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ सामान खरीदना नहीं हुआ ऑनलाइन, ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन सामान बेचना भी हुआ। तो यहाँ इस पूरे प्रोसीजर में अगर आप घर पे बैठे हुए अमेजॉन या कोई भी XYZ ऑनलाइन साइट या ऐप से आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो वो खरीदना भी ई कॉमर्स कहलाता है। और जहां से आपने खरीदा है वो व्यक्ति जब आपको ऑनलाइन सामान बेच रहा है तो ये भी ई कॉमर्स कहलाता है। तो जो डेफिनेशन है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग, यानी खरीदना, आप खरीद रहे हो प्रोडक्ट या सर्विसेज, एंड सेलिंग, आप बेच रहे हो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ओवर द इंटरनेट विद द यूज ऑफ इंटरनेट। ये जो भी प्रक्रिया हो रही है ये इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। ठीक है, देखिए पहले होता था ई कॉमर्स। ठीक है, हम क्या करते थे, ये इनिशियल कैसे हुआ, मैं आपको एक सिनेरियो बदलता हुआ दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। डेटा हम बाद में पढ़ेंगे। आज के 20-25 साल पहले होता क्या था, आप गूगल पे जाते थे, कोई भी सामान देखते थे, अच्छा ये ऐसा आ रहा है, कौन सी ब्रांड का बढ़िया है, क्या क्या बढ़िया है, और वो चीज़ देख के आप क्या करते थे,
फिर मार्केट जाके सामान खरीदते थे। ठीक है, ऑनलाइन आपने देखा और फिर सामान आपने मार्केट से खरीदा। ठीक है, देखा आपने ऑनलाइन, आपने गूगल कर लिया उसको, आपने देख लिया सारी चीज़ें, उसके फीचर्स वगैरह, और देखने के बाद आपने यहाँ जाकर फिर क्या हुआ, फिर आया ई कॉमर्स कि आपको बाहर जाके नहीं खरीदना, आप जहाँ से देख रहे हैं वहीं से ही आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो डिलीवरी टाइम होता था वो बहुत लॉन्ग होता था। ऑनलाइन पेमेंट्स की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। पहले पेपल वगैरह चला करते थे, आपने आज के 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 20 साल पहले की। पेपल पे ई कॉमर्स होता था कि आप कोई भी आपको पेमेंट करना है पेपल से होता था। ठीक है, आप डेबिट कार्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह बहुत कम चला करते थे। तो ठीक है, डिलीवरी लेट हो रही है या कैश ऑन डिलीवरी हो रहा है। अब जो ई कॉमर्स आया उसके बाद वो क्या हुआ कि डिलीवरी फास्ट कर दी गई और ऑनलाइन पेमेंट किया गया। और ऑनलाइन पेमेंट भी कैसा, एनक्रिप्टेड ऑनलाइन पेमेंट। इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, या सीधी सीधी बात कहें सेफ जो है वो पेमेंट होने लगा कि आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट किए जाते हो बैंक की साइट पर और वहां से एनक्रिप्टेड वे में वो पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कहां से हम कहां आए और अभी क्या चल रहा है, अभी ई कॉमर्स नहीं चल रहा, अभी चल रहा है क्यू कॉमर्स। ठीक है, नाम सुना है आपका क्यू कॉमर्स का, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट, जैसे ब्लिंकिट, जैप्टो या मिंत्रा, M30। ये क्या है, ये कॉमर्स का ऐसा तरीका है जिससे आप ऑनलाइन, ई कॉमर्स तो हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है मतलब सामान का लेन देन हो रहा है, पैसा इधर से उधर जा रहा है, प्रोडक्ट या सर्विसेज इधर से उधर आ रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है और वो भी क्विक ई कॉमर्स हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्विक कॉमर्स। ठीक है, कि आपको 10 मिनट में आप जो सामान खरीदना चाहते हैं वो 10 मिनट में आपकी होम डिलीवरी हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, इंक्रिप्टेड ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। तो दिस इज द फ्यूचर, क्विक कॉमर्स। अमेजॉन भी उसमें उतर चुका है, मिंत्रा उसमें उतर चुका है। ये सारी चीजें हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स, ये तो थोड़ी पुरानी चीज है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये लेटेस्ट है, हो सकता है नेक्स्ट जो सिलेबस चेंज हो उसमें ये क्विक कॉमर्स ऐड हो जाए। ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग एंड क्विक कॉमर्स। ठीक है, ये अभी इवॉल्विंग टॉपिक है। अब बात करते हैं टेक्स्ट की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ डेटा है पूरा। इट encompasses a wide range of data systems and tools for online buyers and sellers। ठीक है, दो कंपोनेंट यहाँ पर जुड़ते हैं। पहला, ऑनलाइन बायर होना चाहिए कंज्यूमर, और ऑनलाइन सेलर होना चाहिए। दोनों जब मिलेंगे, इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ई कॉमर्स होगा, इंक्लूडिंग मोबाइल शॉपिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट एनक्रिप्शन। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई ई कॉमर्स के अंदर, क्या क्या चीजें आ गई। पहली चीज आ गई डेटा। डेटा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस वेबसाइट के थ्रू देख पा रहे हैं या जिस ऐप के थ्रू देख पा रहे हैं, वो पूरा डेटा आ गया। फिर हो गया पूरा सिस्टम, डेटाबेस। टूल्स फॉर ऑनलाइन बायर्स, टूल्स मतलब जो एप्स वगैरह हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई। बायर्स हो गई, बायर्स हो गए कंज्यूमर्स। सेलर्स जो बेचने वाले हैं वो। मोबाइल शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट एनक्रिप्शन, ऐसा पेमेंट जो कि ऑनलाइन किया जा रहा है और एनक्रिप्टेड वे में किया जा रहा है, सेफ एंड सिक्योर वे में किया जा रहा है। ठीक है, कि ना बायर जो सेलर है उस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही आपके बैंक अकाउंट की, आपकी IFSC कोड और बाकी सारी चीज़ों की। ठीक है, वो उसके पास सिर्फ पेमेंट पहुंच रहा है। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो चीज़ है, ये जो सेक्टर है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में। और ई कॉमर्स ने एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है पूरा बिजनेस ऑपरेट करने का जो तरीका है, वो पूरी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर दी गई है। पहले जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, लॉजिस्टिक्स मिक्स पढ़ रहे थे, होलसेलर के पास सामान आ रहा था, रिटेलर के पास सामान आ रहा था, फिर वो आपके पास पहुंच रहा था, वो सारी चेन्स जो है सप्लाई चेन, वो सारी चेन्स जो है वो खत्म कर दी गई है। अब डायरेक्ट जो कंपनी होती है वो आपको सेल करती है ऑनलाइन। ठीक है, एंड हाउ कंज्यूमर्स, और ये सारे बिजनेस ऑपरेट करने का तरीका तो ट्रांसफॉर्म किया ही, साथ में उन्होंने ये भी ट्रांसफॉर्म किया कि हाउ कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किस तरह से जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले लोग जाते थे मॉल्स में, एक एक दो दिन तक अलग अलग ब्रांड्स के शोरूम्स में घूमते रहते थे और फिर जाके सामान सेलेक्ट करते थे। अब क्या होता है, ऐड टू कार्ट किया जाता है और सीधे पेमेंट किया जाता है और 7 दिन के अंदर सामान आपके घर में। और 7 दिन भी क्यों, मिंत्रा M30 से आप 30 मिनट में मंगाओ ना, आपको जो जीन्स वगैरह चाहिए, शर्ट वगैरह चाहिए, सब कुछ क्विक कॉमर्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप देखने को मिलेगा किस तरह से इवॉल्व हुई है चीज़ें, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है पूरा बिजनेस ऑपरेशंस का तरीका। डन। तो ये हमने एक बेसिक नॉलेज ली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में, हमने क्विक कॉमर्स के बारे में भी समझा, कैसे बायर और सेलर दोनों के लिए ही ई कॉमर्स काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बैठ के सामान खरीद रहे हो तो सिर्फ आप ई कॉमर्स का हिस्सा हो, नहीं, जो कंपनी आपको सामान बेच रही है वो भी एक अभिन्न अंग है ई कॉमर्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का।
अब बात करते हैं ई कॉमर्स के टाइप्स कि कौन कौन से प्रकार होते हैं ई कॉमर्स के। आप तो सिर्फ एक ही समझ रहे हो कि भाई मैंने ऑर्डर किया और कंपनी से आ गया बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो बेसिस है डिवीजन जो हमने यहां पर किया, क्लासिफिकेशन जो किया, ये बिजनेस, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुआ? दो चीजों के ऊपर। हमने यहां पर दो चीजों का ध्यान रखा। पहला, कहां से चीज आ रही है, और दूसरा, कहां को चीज जा रही है। बात समझ में आ गई? सिर्फ इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे ई कॉमर्स का क्लासिफिकेशन कर दिया, अलग अलग टाइप्स बना दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, बीच में आपको टू लगाना है, कहां से चीज जा रही है और कौन उसको खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इन दो फैक्टर्स पे हमने ई कॉमर्स का क्लासिफिकेशन किया। पहली चीज क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब यहां पर बिजनेस है और वो बिजनेस किसको, बिजनेस से चीज निकल रही है, प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट बेच रहा है और खरीद कौन रहा है? कंज्यूमर। तो इसे कहते हैं B2C टाइप ऑफ ई कॉमर्स। मतलब कोई भी बिजनेस कंपनी वो आपको प्रोडक्ट बेच रही है और आप कंज्यूमर हैं, आप खरीद रहे हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर बिजनेसेस सेल डायरेक्टली टू एंड यूजर्स, एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अलीबाबा। डन। ये बिजनेस कौन है? अमेजॉन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है और अलीबाबा है। ये तो बिजनेस हो गए, ये सामान बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं? आपको बेच रहे हैं, ठीक है, आप सबके नाम यहां पर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर वाला जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा प्रचलित मॉडल है, यही सबसे मेन मॉडल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी को ही ई कॉमर्स कहा जाता है। और भी अलग अलग प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल्स हैं, तो रब करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और कौन कौन से हैं। दूसरा आ जाता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, कि बिजनेस ही तो सामान बेच रहा है और बिजनेस ही सामान खरीद रहा है। ये कैसे होता है समझने की कोशिश करना। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सामान बनाया तो ये बिजनेस है, इसने बेचा, बेचने वाला, तो ये हो गया बिजनेस, ठीक है। टू बिजनेस, ये जो बंदा खरीद रहा है ये भी आगे उस चीज को बेचेगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सामान बेच रही है तो ये बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज अ बिजनेस। और यहां पर अगर कोई होलसेलर है या कोई रिटेलर है तो वो भी तो एक प्रकार का बिजनेस है। अगर बिजनेस से बिजनेस सामान जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो B2B कहलाएगा, B2B। बात समझ आ गई? Transactions between business such as wholesale and retailer, they often involve larger quantities and long term relationships. कंज्यूम, देखिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये कि यहां बेचने वाला कौन है? बिजनेस। यहां बेचने वाला कौन है? बिजनेस। तो ये एक सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंस क्या है? यहां बेचने वाला बिजनेस है लेकिन खरीदने वाला कंज्यूमर है। यहां बेचने वाला बिजनेस है लेकिन खरीदने वाला भी बिजनेस है। डन। यहां पर कंज्यूमर जब आप शॉपिंग करता है तो मुश्किल से एक, दो या तीन सामान या चार सामान जो है वो खरीदता है, और जनरली इसमें एक लिमिट भी होती है, या तो लिमिट सेट कर दी जाएगी या आप तीन से ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते। डन। इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस जब ट्रांजेक्शन होता है, इस तरह का जब ई कॉमर्स होता है, तो क्या होता है कि ये जो बिजनेस है खरीदने वाला, ये ज्यादा क्वांटिटी में इससे खरीदता है और लगातार इसी से ही खरीदता है। ये एक रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, लार्जर क्वांटिटीज यहां से खरीदी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कंज्यूमर हैं, ये बंदा यहां पर एक मॉल है, खूब सारे इसके पास कंपनीज वगैरह है, ठीक है, अलग अलग, और ये यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, इसकी यहां पर दुकान है, आप इसके पास जा रहे हैं, सामान खरीद के ला रहे हैं। आप कितनी क्वांटिटी ला रहे हैं? एक जीन्स या दो जीन्स या तीन जीन्स, ठीक है। जीन्स को अपन यहां पर टारगेट करके चलते हैं, प्रोडक्ट जो है वो जीन्स है। ये जो पर्टिकुलर रिटेलर है या ये जो पर्टिकुलर होलसेलर है या ये जो ब्रांड का ओनर है जिसका ये शोरूम है, ये बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है इससे। तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये क्या है? रिटेलर है या होलसेलर है, ठीक है। तो ये एक जीन्स दो जीन्स थोड़ी खरीदेगा इससे, ये सीधे ऑर्डर करेगा 100 जीन्स का। तो ये बिजनेस इस सामान, इस 100 जीन्स को बेच रहा है और ये भी बिजनेस ही है, बिजनेस ही इस सामान को खरीद रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल इज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। समझ में आ गया? थर्ड चलते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब बेचने वाला जो है वो भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला जो है वो भी कंज्यूमर है, ठीक है। बेचने वाला भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल आप
को चाहिए लैपटॉप, ठीक है, आपको लैपटॉप चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार सेकेंड हैंड ही ले लेते हैं। फर्स्ट हैंड अगर आप लेने जाते हो अमेजोन से, तो आप B2C वाले ई कॉमर्स मॉडल को फॉलो करते हो कि आप अमेजोन पे गए, सीधे कंपनी से आपने उठाया, एक बिजनेस ने बेचा और कंज्यूमर ने खरीदा, तो ये हो गया B2B टाइप, B2C टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब आप किसी शोरूम के मालिक हो और आप कंपनी से 10 लैपटॉप मंगा रहे हो, तो वो हो गया बिजनेस टू बिजनेस, कि आपने कंपनी से 10 लैपटॉप मंगाए, अपने शोरूम में शोकेस किए और वो आगे कंज्यूमर्स को बेच दिए, तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। तीसरा आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप अमेजोन से जाके देखते हो तो लैपटॉप आता है 30,000 40,000 का, और आप स्टूडेंट हो, आपने कहा कि यार मेरे को लेक्चर्स ही तो देखने हैं, मुझे सिर्फ क्लासेस ही तो अटेंड करनी है, मैं एक काम करता हूँ सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लेता हूँ OLX से। OLX एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप सेकेंड हैंड सामान जो है खरीद सकते हो। तो जो सामने जो बेचने वाला है वो भी कंज्यूमर है, और जो आप हो वो भी कंज्यूमर हो, आप कभी बेच रहे होंगे कभी खरीद रहे होंगे। तो eBay टाइप ऑफ वेबसाइट या OLX हो गया या फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी जो व्यक्ति बेचने वाला होता है वो भी कंज्यूमर होता है, और जो खरीदने वाला होता है वो भी कंज्यूमर होता है, ठीक है। सेकेंड हैंड सामान बेचना या कोई भी सामान आप बेच रहे हो तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। या फिर ऐसा हो गया, एक वेबसाइट है जहां पर आधे लोग तो गाड़ियां खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद रहे हैं, और आधे लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां बेच रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस, दैट टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल इज नोन एज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब बेचने वाला भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला भी कौन है, कंज्यूमर। क्लियर हो गई बात, ये स्लाइड पूरी क्लियर है। 5 तरह के ई कॉमर्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा बिजनेस टू कंज्यूमर, सेकंड हमने पढ़ा बिजनेस टू बिजनेस, थर्ड हमने पढ़ा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या बिजनेस टू गवर्नमेंट, इस तरह से भी चीजें हो रही हैं। जैसे ये आ गया कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर टू बिजनेस, और फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस टू गवर्नमेंट या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया कि गवर्नमेंट के साथ जो लिंक है कि अगर कोई बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट को दे रहा है, दैट इज B2G, और अगर कोई कंज्यूमर है जो गवर्नमेंट को सामान दे रहा है, दैट इज नोन एज C2G। डन। अब कंज्यूमर टू बिजनेस की बात करते हैं। बेचने वाला कौन है, कंज्यूमर, खरीदने वाला कौन है, बिजनेस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया C2B। डन। ये किस तरह से किया जाएगा, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे freelancer.com है, अपवर्क है, फीवर है, ठीक है। तो बिजनेस जो है, जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं, वो अपने काम को वेबसाइट पर डाल देती है कि मुझे एक लोगो बनवाना है, या मुझे एक आर्टिकल लिखवाना है, या इस तरह के काम करवाने हैं। तो ये जो सारे काम है करेगा कौन, कंज्यूमर्स करेंगे, जिनकी इनमें प्रोफाइल होगी। वो काम करके किसको देंगे, बिजनेस को। तो अल्टीमेटली काम कंज्यूमर से बिजनेस के पास जा रहा है, बिजनेस जो है वो कंज्यूमर को पेमेंट कर रहा है। इस तरह का जो ई कॉमर्स मॉडल होगा वो क्या करता है, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। इंडिविजुअल्स ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बिजनेसेस कॉमन इन फ्रीलांसिंग एंड क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फीवर। बात समझ में आ गई, आप काम करके दे रहे हो बिजनेस को freelancer.com में, तो कंज्यूमर जो है वो काम करके दे रहा है किसको, बिजनेस को। दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नोन एज कंज्यूमर टू बिजनेस। अब बात आती है बिजनेस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए अपने सारे सरकारी कार्यालयों के लिए दीवार के ऊपर जो तार वगैरह होते हैं ना, क्या कहते हैं, बार्ब्ड वायर जिनको कहते हैं, वो चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो कहां से, कोई बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट को अगर बेच रहा है, बेचने वाला कोई बिजनेस है और वो उसने बेच दिया किसको, गवर्नमेंट को, तो ये दिस टाइप ऑफ मॉडल क्या हो गया, B2G, कि बार्ब्ड वायर के 10 किलोमीटर लंबा बार्ब्ड वायर जो है वो किसी बिजनेस ने गवर्नमेंट को दे दिया, और अब गवर्नमेंट अपने सारे गवर्नमेंट ऑफिस की दीवारों पर उसको लगाएगी, ठीक है, फेंसिंग करेगी। दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नोन एज बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। सेकंड आता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जो कंज्यूमर, मतलब लोग जो है वो गवर्नमेंट को कर रहे हैं, वो क्या हो गया, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल सेस का पेमेंट आप कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट आप कर रहे हैं, GST का पेमेंट आप कर रहे हैं, या कोई और प्रोक्योरमेंट सर्विसेज हैं, वो सारी चीजें आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो किसके पास से जा रही, कंज्यूमर के पास से गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो ये हो गया C2G। B2G और C2G हमने एक ही कैटेगरी में लिया हुआ है, इसको आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज सच एज टैक्स पेमेंट्स और प्रोक्योरमेंट सर्विसेज। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस से गवर्नमेंट को या फिर कंज्यूमर से गवर्नमेंट को, उसको कहा जाता है B2G एंड C2G। क्लियर हो गई बात। 5 हमने यहां पर पढ़े
टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहला हमने पढ़ा मोस्ट कॉमन है बिजनेस टू कंज्यूमर। बेचने वाला कौन है? बिजनेस। खरीदने वाला कौन है? कंज्यूमर। जैसे अमेजन से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा या मिंत्रा, ठीक है? तो बेचने वाला कौन हो गया? मिंत्रा। मिंत्रा इज ए बिजनेस। खरीदने वाले कौन हो गए? आप कौन है? कंज्यूमर। डन। सेकेंड टाइप ऑफ ई कॉमर्स हमने पढ़ा बिजनेस टू बिजनेस, B2B। बेचने वाला भी बिजनेस है और खरीदने वाला भी बिजनेस है। हो सकता है बेचने वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाइप ऑफ बिजनेस हो, और जो खरीदने वाला है वो रिटेलर हो या होलसेलर हो। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। थर्ड हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बेचने वाला भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर है, तो उसको क्या कहेंगे? C2C। ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या हो गए? eBay, OLX, फेसबुक, मार्केट प्लेस। डन हो गई बात। आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस। एक कंज्यूमर जो है वो बिजनेस को, बेचने वाला कौन है? कंज्यूमर। खरीदने वाला कौन है? बिजनेस। तो बेच कौन रहा है सामान? freelancing.com पे आपने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल आप कंज्यूमर हो और कंज्यूमर वो आर्टिकल बेच रहा है किसी बिजनेस को, किसी न्यूज़पेपर को। तो कंज्यूमर बेचने वाला हो गया, बिजनेस खरीदने वाला हो गया। तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस टाइप ऑफ ई कॉमर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग, freelancer.com, अपवर्क या फाइवर। ठीक है? फिफ्थ हो गया बिजनेस टू गवर्नमेंट। बेचने वाला बिजनेस है, खरीदने वाला गवर्नमेंट है। या फिर कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, बेचने वाला कंज्यूमर है, खरीदने वाली गवर्नमेंट है। देन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। आपको इसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप एक बार और रिवीजन करेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी में दे रहा हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 5 पॉइंट सीधे सीधे दिए हुए हैं। ठीक है? आपको ये डिटेल्स लिखनी है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, और एक एक लाइन या दो दो लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। एग्जाम्पल आपने लिख दिए, एग्जामिनर आपको 100% नंबर देगा ही देगा, वो रुकेगा ही नहीं, वो 1 नंबर ज़्यादा ही देगा आपको। यार इसको अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, एग्जाम्पल्स भी दे रहा है। आप चाहो तो इस तरह के फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। तो अच्छा प्रेजेंटेशन आपको अच्छे मार्क्स दिलवाता है, और अच्छे मार्क्स आपको अच्छी रैंक दिलवाते हैं। सीधा सीधा रिलेशन है। आगे चलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं की फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी लाभ क्या क्या हैं। ठीक है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो बात करें हम ई कॉमर्स की, तो वो होता है एक्सेसिबिलिटी। आप 24 घंटे, सातों दिन, 24/7 आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको अभी बोलूं कि वो सामान मंगाना है, आप मंगा सकते हैं। आप रात को अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, आप सुबह 3 बजे 4 बजे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं वो सिर्फ एक डेफिनेट टाइम के लिए खुलते हैं। सुबह 10 बजे ओपन होंगे और रात को 10-11 बजे तक वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि डिफरेंट रीजन्स में, आप किसी भी देश में बैठे हों, आप 24 घंटे ऑर्डर कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम जोन में हो, आप 24 घंटे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल रीच रहती है। वही डिफरेंट रीजन्स की बात हो गई कि आपका जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है। आपका जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। कहीं भी आप कहीं से भी कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं और वो सामान जो है वो मंगा सकते हैं। अलाउज बिजनेस टू रीच इंटरनेशनल मार्केट विथ ईज। इसके अलावा बात होती है ऑटोमेशन की। आपको ट्रांजैक्शन करना है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। कस्टमर सपोर्ट, कोई भी क्वेरी रेज करनी है तो वो ऐप पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 24 घंटे अवेलेबल है ये। दुनिया के किसी भी शहर में आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा ऑटोमेटेड है सारा काम, लोगों की जरूरत ही नहीं है, अनमैन्ड है। द फ्यूचर इज अनमैन्ड। जैसा कि आपने अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में देखा, क्या हो रहा है, कोई डायरेक्ट हम वॉर हमने लड़ी वहां पर जाके, डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हुए नहीं, ड्रोन्स इन्वॉल्व हुए, मिसाइल्स इन्वॉल्व हुई। हैंस प्रूव्ड द कोट कि द फ्यूचर इज अनमैन्ड। बिना आदमियों का फ्यूचर है। चाहे वो आप ऐप से लॉगिन कर रहे हो, आप देखेंगे कि फिजिकल स्टोर्स में आप जाते हैं, कितने सेल्समैन होते हैं। ठीक है? मैनेजर होता है स्टोर का, फिर सिक्योरिटी गार्ड होता है, पार्किंग वगैरह और वो सारी चीज़ें होती है। जबकि यहाँ पर ऑटोमेशन है सारा। एक ऐप है, उसको मैनेज करने वाला शायद एक बंदा होगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्या हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है? पर्सनलाइजेशन यूजेस डाटा एनालिटिक्स टू ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। जब भी आप आपका अमेजन खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, तो आप देखेंगे वो कैश मेमोरी रीड करता है। कैश मेमोरी ये बताती है कि आपने लास्ट टाइम कौन सा प्रोडक्ट देखा था,
पर्सनलाइज सिस्टम रहता है, आपके बैग में वही सामान होगा जो आपने ऑर्डर किया है, ठीक है। आपको जो फ्यूचर चीजें दिखाएगा वो आपके साइज के अकॉर्डिंग ही दिखाएगा। आपने अगर टी शर्ट देखनी है तो आपने लास्ट टाइम अगर एल ब्रांड एल साइज जो है वो अगर आपने परचेज किया था तो आपको वो ऑटोमेटिकली जो रिकमेंडेशंस दिखाएगा टी शर्ट्स की वो एल साइज ही दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, पर्सनलाइजेशन होता है। ऐप में आपने लॉगिन किया हुआ है अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालते हुए, तो वो पर्सनलाइज सिस्टम हो गया कि ये व्यक्ति जो है इसको व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद है, तो वो उस तरह से ही उनको ऊपर पेज में दिखाएगा, शोकेस करेगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। तो ई कॉमर्स ना सिर्फ 24 घंटे सातों दिन काम कर रहा है, ठीक है, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, रीजन रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, बाउंड्रीज खत्म हो गई। इसके अलावा अनमैन्ड हो गया सारा काम, ऑटोमेटिक हो गया। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड सारा काम हो गया कि आपके हिसाब से ही सारे कपड़े हैं, आपके हिसाब से ही सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ आपको टारगेट करते हुए किया जा रहा है और आप यहाँ पे वेरी कर रहा है। और जिस तरह से आप वेरी करेगा, जिस तरह से कंज्यूमर वेरी करेगा, मेरा अकाउंट पे मेरे लिए पर्सनलाइज्ड है वो, आपका अकाउंट आपके लिए पर्सनलाइज्ड है, वो सामान अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन वो शो करेगा, ठीक है। रिकमेंडेशंस जो होगी पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस होंगी, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गया, सिक्योर पेमेंट सिस्टम हो गया, एनक्रिप्टेड हो गया, इंस्टेंट पेमेंट हो गया क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ई वैलेट के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये फीचर्स ऑफ हमने ई कॉमर्स पढ़ी कि ई कॉमर्स के साथ आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ई कॉमर्स के साथ आप 24 घंटे सातों दिन आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर। ई कॉमर्स के साथ आप कहीं भी देश में कोई भी बिजनेस जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो बिजनेस कर सकता है। ई कॉमर्स के साथ आप और क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक काम हो सकता है, पर्सनलाइज्ड काम हो सकता है, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिलीवरी वगैरह सब, एवरीथिंग। हाल फिलहाल तो ये भी बात चल रही है कि ड्रोन से डिलीवरी और हुई है, ड्रोन से डिलीवरीज हुई हैं, हालांकि वो इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो जो मेरी बात है वो आप याद रखिएगा, द फ्यूचर इज अनमेंड, लेकिन आरएस तो इनको बनाने ही पड़ेंगे, वो अनमेंड नहीं हो सकता कभी भी। एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, सबसे पहला है कन्वीनियंट सिस्टम है सारा, कि कस्टमर्स जो है वो कहीं से भी शॉप कर सकते हैं, उन्हें अब पेट्रोल नहीं जलाना, गाड़ी नहीं उठानी, फिजिकल स्टोर्स या शोरूम्स वगैरह नहीं पहुंचना, मॉल्स नहीं जाना, वो घर बैठे अपने फ़ोन ऐप से, घर बैठे क्या कहीं भी बैठे हुए मैं ऑफिस में बैठ के ऑर्डर कर सकता हूँ, ऑफिस में सामान मंगा सकता हूँ, ऑफिस में बैठे हुए घर पे सामान मंगा सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है, कन्वीनियंस है। कॉस्ट जो है वो कम हो गई, कॉस्ट क्यों कम हो गई कि अब शोरूम्स को पैसे नहीं देने पड़ रहे कंपनी को, ठीक है, अब रेंट वगैरह नहीं जा रहा, डन। अब स्टाफ कम हो गया, स्टाफ को पेमेंट नहीं हो रहा, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कम हो गए, ठीक है। फिर अगर शोरूम्स नहीं है तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, वहाँ की इन्वेंट्री, सारी चीज़ें, सप्लाई चेन वगैरह सब चीज़ें ये क्या हो गई, कट हो गई। डायरेक्ट जो है वो फिजिकल स्टोर्स ना होके रिड्यूसेस द नीड ऑफ फिजिकल स्टोर, सेविंग्स ऑन रेंट एंड ओवरहेड, वो सारी चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँच रही है। इतनी अच्छी बात है, ठीक है। फिर और एडवांटेज की बात करें तो मार्केट जो है वो ब्रॉडर हो गया। आप देखिए कि आप मान लीजिए वैशाली नगर, जयपुर में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आप रह रहे हैं, वैशाली नगर अपन मानते हैं, जयपुर में आप वैशाली नगर में रह रहे हैं और वहां पर एक स्टोर है, उस स्टोर में आने वाले लोग, मैक्सिमम लोग वैशाली नगर के होंगे और आसपास के लोग होंगे। तो यहां पर एक लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो गया एक पर्टिकुलर शोरूम पर, ठीक है। कि यहां पर मान लीजिए फुटफॉल अगर होता है 100 पर्सनस पर डे तो वो वही रहेगा, किसी मॉल में उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर से भी लोग वैशाली नगर के उस शोरूम में आ रहे हैं कि भाई मालवीय नगर से हम वैशाली नगर पहुंच रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो फिजिकल स्टोर होता है वो लिमिटेड हो जाता है, लोकल लिमिटेशंस उसमें हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जब आप काम करते हैं, ऐप वगैरह के थ्रू जब आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, कॉमर्स करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, तो एक्सेस टू लार्जर कस्टमर बेस बियॉन्ड लोकल लिमिटेशंस, एक लार्ज कस्टमर बेस जो है वो आपके पास रहता है, ब्रॉडर मार्केट होता है, लोकल लिमिटेशंस नहीं होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फास्टर होते हैं। लोकल दुकानों पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार आज नहीं कल दे देता हूँ, या 100 रुपये 110 का बिल बना है 100 दे दिए, 10 कल दे देता हूँ, ठीक है। आज नगद कल उधार वाला सिस्टम नहीं चलता वहां पे, आज उधार कल नगद वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। तो वो चीजें खत्म हो गई। आप देखेंगे स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह या कोई भी चीज़ है, आप पहले पेमेंट कर रहे हैं या सामान लेते टाइम पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, वो फास्टर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सिक्योर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, स्ट्रीमलाइंड चेकआउट हो रहा है और डिजिटल डिलीवरी ऑप्शंस उसमें मिल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज में देखूं तो ये होगा कि सारी चीज़ें जो है वो
बिल फॉर्मेट में होने लग गई। आप कुछ सामान लेने जाते थे, मान लीजिए आप 100 किलो चावल खरीदने गए किसी पर्टिकुलर छोटी सी किराना शॉप पे, और आप वहाँ से वो चावल खरीद के ला रहे हैं, तो कोई बिल वगैरह नहीं बन रहा, कोई जीएसटी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, कोई वो व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं दे रहा, कुछ नहीं, वो सब हवा में काम हो रहा है। लेकिन अगर आप वही 100 किलो चावल इंस्टामार्ट से मंगाते हैं तो बाकायदा बिल जनरेट होता है, जीएसटी डिडक्शन होता है, जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व है, जो वहां से पैसे कमा रहा है, उसका इनकम टैक्स वगैरह कटेगा। वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर लीगल तरीके से काम हो रहा है, फाइनेंशियल लीगलिटी उसमें आज आ रही है। ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस उसमें हो रहे हैं कि मान लीजिए आपको पता है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो है ये अब उसकी सेल कम हो रही है धीरे धीरे, तो आप उसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे या कोई सेल वगैरह ऑप्शन चला देंगे। तो वो चीज़ें जो है वो मार्केटिंग, आप डेटा आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर साइट पर कौन कौन सी चीज़ें तो 4 स्टार रेटिंग की है, कौन कौन सी चीज़ें 3 स्टार रेटिंग की है, कौन कौन सी चीज़ें 2 स्टार रेटिंग की है। तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो 4 स्टार रेटिंग वाला जो सामान है उसके प्राइसेस आप इंक्रीज कर देंगे, और जो 3 स्टार 2 स्टार रेटिंग वाला सामान है उसको आप डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे। तो डेटा ड्रिवन डिसीजंस यहाँ पर बनने शुरू हुए। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि डेटा ब्रीच हो सकता है, सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे किसकी, चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, सिक्योरिटी, कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड एंड डेटा ब्रीचेस। अगर आपको सिक्योर ट्रांजेक्शन्स की नॉलेज नहीं है, घर में कोई एल्डरली लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सब क्या करते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के चक्कर में कहीं ना कहीं फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, जो मेजर प्लेयर्स हैं सिर्फ वही खेल पा रहे हैं मार्केट में, बाकी कंपटीशन बहुत हाई है। वो अपना डेटा रीड कर रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं, और जो छोटे वेंडर्स हैं उनको जो है वो बहुत लॉस वहाँ पर हो रहा है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉस मैं कहूँगा ई कॉमर्स का यहाँ पर होता है कि छोटे वेंडर्स जो हैं, जिनको ई कॉमर्स की समझ नहीं है या जिनको कंपटीशन का पता नहीं है, किस तरह से खेलना है मार्केट में, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मैनिपुलेट करना है कि कंज्यूमर्स उस तरफ अट्रैक्ट हों, किस तरह से उनकी मार्केटिंग करनी है, तो वो वहाँ पर मात खा जाते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको कैसे टाइमली और राइट प्लेस पे राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट आपको पहुंचाना है, उसका बहुत बड़ा खेल है। और वो कभी कभी अगर वहाँ पर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो कॉस्टली भी हो जाता है। इसके अलावा कस्टमर ट्रस्ट बिल्डिंग करना बहुत बड़ी बात है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग होनी चाहिए, सिक्योर प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, कंसिस्टेंट सर्विस होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको पता है ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स साइट्स थी जो आज के 5 साल पहले बहुत चमक रही थी, लेकिन आज जीरो है। नाम आपको पता है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं आज। अमेजन ही क्यों चमका, क्योंकि अमेजन ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की, ट्रस्ट बिल्ड किया ऑनलाइन, सिक्योर प्लेटफॉर्म्स उसने प्रोवाइड किए, फ्रॉड होने के चांसेस कम, जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं वही प्रोडक्ट आएगा और अच्छी क्वालिटी में आएगा, और कंसिस्टेंट सर्विस रही। ठीक है, जो डिलीवरीज हुई वो टाइमली डिलीवरीज हुई और फ्रॉड के चांसेस कम है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इन्होंने क्या किया, ई कॉमर्स के एडवांटेज हमने देखे, और अभी जो हमने पढ़ा वो चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को अगर कवर कर लिया जाए तो ई कॉमर्स बहुत ही शानदार चीज़ है, और इसका मैं कहूँगा पिछले 2-3 दशक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिसने ह्यूमन लाइफस्टाइल को बदला है वो ई कॉमर्स है। सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है वो चीज़, कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आप घर बैठे वो चीज़ मंगा रहे हो, कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, चाहे वो खाना हो, ई कॉमर्स खाने में भी है, स्विगी, ठीक है, जोमेटो, ये ई कॉमर्स ही है। आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो सीधा सीधा घर पे, खाना आ रहा है, आप भूखे नहीं मर रहे। अब अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप ऑर्डर करते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप घर पे अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने ही यूटेंसिल्स में आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके एडवांटेजेस हमने देखे, इसके फीचर्स हमने देखे कि ई कॉमर्स के फीचर्स का क्या होता है। एसेसिबिलिटी 24 घंटे 7 दिन ये काम कर रहा है, ग्लोबली ये काम कर रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, पर्सनलाइज तरीके से काम कर रहा है, और डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो रहे हैं जो कि सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स हैं। इसके अलावा एडवांटेजेस हमने देखी, क्या क्या फायदे हैं ई कॉमर्स के। कन्वीनियंस है, आप कहीं भी बैठ के कहीं भी सामान मंगा सकते हैं। किसी का बर्थडे है, आप वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, आप अपने घर से ऑर्डर कीजिए और दिल्ली में उसको गिफ्ट डिलीवर करवाइए बहुत ही ईजीली। इसके अलावा कॉस्ट जो है वो बच गई है, क्योंकि फिजिकल स्टोर्स वगैरह का जो जितना भी होता था काम, वो सारा खत्म हो चुका है। अब कार्ड्स वगैरह नहीं लगाने पड़ रहे, सेल्समैन नहीं है, स्टाफ नहीं है, रेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं जा रहे, अदर बिल्स नहीं जा रहे। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो ऑपरेशंस की कम हुई है, बिजनेस ऑपरेशंस की।
इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट है, आप लोकल लिमिटेशंस से हटके पूरे बहुत बड़े मार्केट तक आप पहुंच पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से, मुझे यहाँ बैठे बैठे अगर चाहिए कि मैं जोधपुर या उदयपुर से कोई क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मंगा लूँ तो मैं मंगा सकता हूँ। पहले क्या होता था, जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं जोधपुर या उदयपुर वही वो सामान मंगा पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कोई भी मंगा सकता है, कहीं से भी मंगा सकता है, कितना भी मंगा सकता है। डन। इसके अलावा फास्टर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल आप क्लिक करेंगे और यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा। डेटा ड्रिवन डिसीजंस हैं, ये डेटा आपको बताएगा कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, उसके आप रेट इंक्रीज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आएगा उसमें आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ने और समझने की कोशिश की। सबसे पहला चैलेंज सिक्योरिटी का है, डेटा ब्रीच का है, ऑनलाइन फ्रॉड्स का है, ट्रांजेक्शन्स जो आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो आप कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सीधा सीधा इससे काउंटर करने का तरीका यही है कि जो ट्रस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उससे आप ऑर्डर करें। कभी कभी होता है फेसबुक पे हमें ऐड दिखाया जाता है ये प्रोडक्ट, प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं करना अपने को सिर्फ जो ट्रस्टेड ऑनलाइन पार्टनर्स हैं उन तक, उनसे सामान मंगाना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोकल वेंडर्स, जो स्मॉल वेंडर्स है वो यहाँ पर आहत हो रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम आ रही है कि कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स है, कॉस्टली है, थोड़ा सा आपको टाइमली डिलीवर करना है, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना है। ये सारे चैलेंजेस अगर आप काउंटर करते हैं तो आप ई कॉमर्स को और अच्छा बना सकते हैं, अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को और अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कौन कौन से हैं। हालांकि जो मैंने B2B, B2C और B2G, B2B वो सारी चीज़ें मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ाए, वहीं पर मैंने आपको सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बार और समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे लार्ज स्केल बिजनेस टू कंज्यूमर ऑपरेशंस के लिए अमेजन, ईबे, अलीबाबा, शॉपिफाई, मिंत्रा, ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी। वू कॉमर्स, मैगेंटो, ये कस्टमाइजेबल ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ठीक है। फिर आ गया इट्सी हो गया, बिग कॉमर्स हो गया। फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो हम एम कॉमर्स की बात हो रही है, मोबाइल कॉमर्स की बात हो रही है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन्स फॉर शॉपिंग, ठीक है। तो वो मोबाइल से आप अगर शॉपिंग कर रहे हो, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप कंप्यूटर से कर रहे हो, टैबलेट से कर रहे हो, विद द यूज ऑफ इंटरनेट, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी, तो वो हो गया ई कॉमर्स। फिर फ्यूचर ट्रेंड क्या आया, एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या हो रहा है, मोबाइल से आप कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है। एआई एंड चैटबॉट्स मतलब आपकी पर्सनलाइज्ड हो गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कस्टमर सर्विस को एनहेंस कर दिया और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे दिया। इसके अलावा क्या हो रहा है, वॉइस कॉमर्स। वॉइस कॉमर्स क्या हो रहा है, आपके घर में एलेक्सा है, एलेक्सा को आपने कमांड दी, एलेक्सा टर्न ऑन द अलार्म, ठीक है, तो उसने अलार्म एक्टिवेट कर दिया। आपने एलेक्सा को कमांड दी, एलेक्सा मुझे जीन्स चाहिए 32 साइज की, एक जीन्स ऑर्डर कर दो ब्लू कलर, ठीक है। एलेक्सा अपने आप, एलेक्सा किसका प्रोडक्ट है, अमेजन का प्रोडक्ट है, वो अपने आप आपके फोन का अमेजॉन खोलेगी और आपके लिए ऑर्डर कर देगी, ठीक है। या गूगल असिस्टेंट भी कर सकता है, एलेक्सा भी कर सकती है, ठीक है। तो ये है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन फिर भी वॉइस कॉमर्स इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्विक कॉमर्स जो है वो भी हाल फिलहाल ट्रेंड में है। और सारे जो मेजर बिग प्लेयर्स जिनको हम कहते हैं, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारी चीजें क्विक कॉमर्स में आ रही हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर आता है सस्टेनेबल ई कॉमर्स, ऐसा ई कॉमर्स जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग और सप्लाई चेन्स को टारगेट कर रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, विजुअलाइजिंग प्रोडक्ट्स इन रियल लाइफ सेटिंग्स बिफोर बाइंग, ऐसे वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं जो AR से है। आप उस वेबसाइट्स पे जैसे ही जाएंगे, जैसे ही लॉग इन करेंगे, वैसे आप देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से शोकेस हो रहे हैं कि आपको लगेगा कि आप मॉल्स में ही खड़े हैं, आप स्टोर्स में ही खड़े हैं, ठीक है। वो आइकन्स नहीं दिखेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि आप स्टोर में ही हैं, रियल चीज आपको दिखेगी। तो ये सारी चीजें फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, ये आगे आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो एम कॉमर्स एक अच्छा पॉइंट सामने आया। मोबाइल कॉमर्स चल रहा है, एप्स वगैरह जो है वो मोबाइल कॉमर्स का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद वॉइस कॉमर्स जो आया, वो भी वॉइस के थ्रू आप कमांड दे रहे हैं एलेक्सा को, एलेक्सा बाय मी अ ड्रिंक, ठीक है। तो एलेक्सा अपने आप ऑर्डर कर रही है, सीधे सीधे रेड बुल ऑर्डर कर रही है स्विगी इंस्टामार्ट से, और रेड बुल आपके पास आ रही है, ठीक है। अगर आपको काम करना है, लगातार लेक्चर्स बनाने हैं, आप थक गए हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, बहुत सारा काम है, आप थके हुए हैं, रेड बुल ऑर्डर करो, सीधे लेक्चर को पॉज करो और बोलो एलेक्सा को। तो ये क्या हो गया, ये वॉइस कॉमर्स हो गया, गूगल असिस्टेंट की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्विक कॉमर्स मैंने आपको एक एडवांस्ड
वो बताया जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है मार्केट में, और ये निश्चित है कि इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। व्हाट इज क्विक कॉमर्स? तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, आप उसमें आंसर सीधा लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक टाइप है जो कि बाइंग और सेलिंग को बहुत ज़्यादा क्विक कर देता है विद इन 10 मिनट्स और विद इन 30 मिनट्स। आप एग्जाम्पल्स उसमें लिखिएगा, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और मिंत्रा M30। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने यहां पर पढ़ने की कोशिश की ई कॉमर्स के बारे में। अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी है, उन सारी चीजों का निचोड़ की बात करूं मैं यहां पर, तो ये एक रिवॉल्यूशन यहां पर लेके आए हैं मार्केट प्लेस में, ग्लोबल मार्केट प्लेस में। इसको बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बनाया है, कोई भी यूज कर सकता है, कहीं से भी यूज कर सकता है, कभी भी यूज कर सकता है। मैं भी यूज कर सकता हूं, आप भी यूज कर सकते हैं, अभी भी यूज कर सकते हैं, रात को भी यूज कर सकते हैं, और कहीं से भी यूज कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलेगी वहां पर। टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है, और जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है और ये जो है इंटीग्रेटेड हो रही है कि ये फूड इंडस्ट्री में भी आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टूरिज्म की बात करेंगे तो आप मेक माई ट्रिप, ये भी एक ई कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, या फिर गो आई बीबो से आप होटल्स बुक कर रहे हैं, ये भी एक ई कॉमर्स का पार्ट है। फूड इंडस्ट्री की मैंने आपको बात बताई दी है, क्लोथिंग मैंने आपको बताई दिया है, एम कॉमर्स, वॉइस कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ये इवॉल्विंग स्टेज में है और डेली लाइफ और बिजनेस ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है। Success in this space requires adaptability, customer focus and a strong digital infrastructure। और यहाँ पर जैसा कि आप हमने उदाहरण देखे, एग्जाम्पल्स देखे कि बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थे जो 5 साल पहले बहुत ज़्यादा चमक रहे थे, लेकिन आज कहीं नहीं है, जीरो हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि आप अडेप्ट नहीं हो पाए, आपको समय के साथ अडेप्ट होना है। आप कस्टमर फोकस नहीं कर पाए, आप प्रॉफिट ज़्यादा देखने लगे, आप ऑर्डर कर रहे हो, कुछ सामान आ रहा है, कुछ क्वालिटी ख़राब आ रही है, या फिर क्वालिटी के हिसाब से रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कंप्लेंट्स रेज नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही जो आज जो बड़े प्लेयर्स चमक रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि वो अडेप्ट करते रहे, वो कस्टमर को फोकस रखते रहे और स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास था। इसी के साथ हमने ई कॉमर्स यहाँ पर ख़त्म किया। एक जो है वो बहुत ही अच्छी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी की टेबल में यहाँ से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट 117 पेज नंबर मैंने लगाया है, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ये क्वेश्चन अगर आता है और अगर आप इसको इसी तरह से लिखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एनसीईआरटी ने। फर्स्ट पार्ट में टारगेट किया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, और सेकेंड पार्ट में हमने डिवाइड किया है कंज्यूमर्स और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है। अब इसको हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या होते हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और कंज्यूमर्स और सोसाइटीज के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या क्या होते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो ई कॉमर्स का होता है वो ये है कि जो मार्केट प्लेस है वो एक्सपेंड हो जाता है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस में ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेंट नहीं देना पड़ रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा, स्टाफ की डाउन साइजिंग हो गई है, और वो सारी चीज़ें जो है वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को डिक्लाइन करती हैं। ठीक है, फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ही सप्लाई चेन होगा। ठीक है, तो ये पुल होता है, एक तो होता है पुल सप्लाई चेन, एक होता है पुश सप्लाई चेन। पुश में डिमांड की तरफ से सामान जा रहा है, और पुल में कंज्यूमर जितना डिमांड कर रहा है उस हिसाब से सप्लाई चेन काम कर रहा है। कंपटीटिव एडवांटेज होता है कंपटीटर्स के पास, के अलावा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको फीचर्स में और एडवांटेजेस में ऑलरेडी बताई हुई है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये एनसीईआरटी की है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो डायरेक्ट इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल फर्म्स को एग्जिस्ट विथ बिग फर्म्स, अगर बिग फर्म्स काम कर रही है तो साथ में छोटी छोटी कंपनियां भी उसके साथ को एग्जिस्ट कर लेती हैं। अगर कंज्यूमर्स की बात करें और सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कम्पिटिटिव प्राइस देखने को मिलता है, डिस्काउंट देखने को मिलता है, वेव ऑफ देखने को मिलते हैं, मोर ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती है। आप एक मॉल में जाएंगे, एक शोरूम में जाएंगे, आपको 100 कपड़े मिलेंगे, लेकिन उनमें से आपको चॉइस रखनी है अपनी। लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे देखेंगे, अमेजॉन वगैरह पे देखेंगे, तो वहाँ पे लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी आप वहाँ पर आपको मिल सकता है। क्विक और टाइमली डिलीवरी होती है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटेट ई ऑक्शंस और ई टेंडर्स जो कि गवर्नमेंट G2C
काम करता है, वो इसी चीज़ों पर काम करता है। कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, आप बाकायदा एक सर्वे फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, उस हिसाब से वो चीज़ काम करती है। और रीच आउट जो होता है वो वाइडर होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स यहाँ पर देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। ये अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी की टेबल है जो कि यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट की है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है वो हमने अलग बाइफरकेट करके लिख दिया, और कंज्यूमर्स और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं वो हमने अलग बाइफरकेट करके लिख दिया। डन। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स की, कि लिमिटेशंस क्या है भाई, एडवांटेज वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। सबसे पहली चीज़ तो ये है फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी शोरूम जाते हैं, आप कोई शर्ट वगैरह ले रहे हैं, तो आप उसका फैब्रिक देख सकते हैं कि क्या है, किस तरह का फैब्रिक है, कॉटन है क्या है। लेकिन यहाँ पर ई कॉमर्स में वो चीज़, वो फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है, और मुझे लगता है कभी अवेलेबल हो भी नहीं सकती। क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑलवेज रिमेन इन डाउट। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है रिव्यूज़ भी पेड रिव्यूज़ होते हैं, तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। प्राइवेसी ब्रीच का रिस्क होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होता है। आप ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम काम करती है। ठीक है, इसके अलावा साइबर क्राइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सप्लाई ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक थिंग्स, वो सारी चीज़ें डार्क वेब पर सप्लाई होती है। इसके अलावा ऑर्गन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब पर आप बात करेंगे तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो इलीगल होती है, चाहे वो सप्लाई ऑफ ड्रग्स हो या नार्कोटिक थिंग्स हो। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिट की हुई है वो ऑनलाइन उसकी सप्लाई होती है डार्क वेब पर। तो भी एक लिमिटेशन है ई कॉमर्स की। पहले ऐसा नहीं होता था, और होता था तो वो ट्रेसेबल होता था। अब डार्क वेब पर वो चीज़ ट्रेस होना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशंस जो है वो हमने पढ़ी ई कॉमर्स की, और हमने यहाँ पर ई कॉमर्स जो है वो कंप्लीट किया। लेकिन सिलेबस में ई कॉमर्स के साथ साथ ई मार्केटिंग भी दिया हुआ है। ई कॉमर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ई मार्केटिंग भी यहाँ पर। अब ई मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग करने का वो तरीका जो किसी भी इंटरनेट सोर्स के द्वारा किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, ई मार्केटिंग कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कहलाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को प्रमोट करना। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रमोट करना, लेकिन ई मार्केटिंग का मतलब इंटरनेट की सहायता से प्रमोट करना। इट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। अब इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, व्लॉग के द्वारा आप प्रमोट कर सकते हैं, वायरल आप यूट्यूब वगैरह के द्वारा कर सकते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा आप मार्केटिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन होता है वेबसाइट्स के थ्रू, एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो, नेटवर्क, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो ई मार्केटिंग के अलग अलग फॉर्म्स हैं। फीचर्स की बात की जाए ई मार्केटिंग की, तो मोर रीच। आप देखिए, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई पोस्टर लगा रहे हैं रोड पर, तो वो पोस्टर सिर्फ उन लोगों तक है जो उस रोड से गुजर रहे हैं। ठीक है, 100 लोग गुजरे, 1000 लोग गुजरे, उसके लिमिटेशन है, वो इतना ही पहुंच पाएगा। लेकिन ई मार्केटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो रीच जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आप कैसे भी उसको कभी भी किसी भी वेबसाइट पर किसी भी समय आप उसको मार्केट कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। डे एंड नाइट सर्विस, आपको 24 घंटे 7 दिन 24/7 जो है वो ऐड आप चला सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग वो होता है, और सबसे बड़ी चीज आप कस्टमर टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपको ऑडी कार है, उसका आपको मार्केटिंग करनी है, उसका ऐड आपको देना है, तो आप उसका ऐड कहाँ चलाएंगे, आप उसका ऐड कोई लोकल न्यूज़पेपर्स में चलाएंगे, या कोई नेशनल न्यूज़पेपर्स में आप उसका ऐड देंगे, या फिर ऐसे न्यूज़पेपर में देंगे जो इलीट जो जनता है वो उसको पढ़ती है। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, आप वहाँ पर ऐड देंगे ना। तो ये जो चीज़ है ये टारगेटिंग हो गई, कस्टमर टारगेटिंग हो गई। ये तो न्यूज़पेपर वाला मैंने आपको ऑफलाइन मार्केटिंग का बताया। ऑनलाइन मार्केटिंग इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप उस जगह पर अपना ऐड देंगे जहां पर उसी तरह का क्राउड आता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है ये फीचर्स ऑफ ई मार्केटिंग है। टाइप्स ऑफ ई मार्केटिंग की बात की जाए तो ई मार्केटिंग कहाँ कहाँ होती है, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में ई मार्केटिंग की जा सकती है। ब्लॉग आप लिख रहे हैं, किसी कोई आर्टिकल लिख रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो जाएगी। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग हो जाती है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आप दे सकते हैं किसी भी वीडियो में, या इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर। इसके अलावा वेबसाइट्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। गूगल एड सेंस पे मार्केटिंग हो जाती है। कम्युनिकेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो ई मार्केटिंग के अंदर में आती है। तो मार्केटिंग का जो पॉइंट है वो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है,
बेसिकली अपने को इतना सा समझना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो प्रमोशन है, प्रमोशन ही मार्केटिंग होता है, वो जो प्रमोशन है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट। आप थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें पढ़ सकते हैं। फीचर्स ऑफ ई मार्केटिंग 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो भी मैंने आपको समझाया। आप इसकी पीडीएफ, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ और पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान अखाड़ा पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप पुराने लेक्चर्स आप कवर कर सकते हैं। और ये जो है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह के फॉर्मेट में चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो फीचर्स ऑफ ई मार्केटिंग आपके सामने दिख रहा है, इस पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आप उसमें ये सारे पॉइंट्स ही लिखेंगे सीधे सीधे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे भी 15 वर्ड्स में लिखना होता है, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे मोर रीच, कॉस्ट रिडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, डे एंड नाइट सर्विस मतलब 24/7 सर्विस, और कस्टमर टारगेटिंग और लॉन्ग लास्टिंग। देन इसके अलावा ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और सारी चीज़ें हमारी इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुकी है। हमने ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग आज अच्छे से कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, पर सिलेबस की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 का लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो 6th लेक्चर होने वाला है, चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर होने वाला है, वो होगा बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स। ये दोनों चीज़ें हम एक ही उसमें कंबाइन करके चलेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, ये पूरा हम करने की कोशिश करेंगे। पूरा कवर ये एक ही लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। फिर इसके सेकंड चैप्टर में हम सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी इसी में देख लेंगे। इस तरह से हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग को आज हमने कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 6th लेक्चर में बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स। थैंक यू।